आपने आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और मैं पूरे विश्व के और भारत के सभी आदिवासी भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनके योगदान को प्रणाम करती हूँ। अपनी बात शुरू करते समय मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूँगी। Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. The mission of India has been to guide humanity. Arise, awake and stop, not till the goal is achieved. सर, जब सरकार बिना मिशन की बनती है तो क्या हालत होती है, ये हमने 2004 से 2014 के बीच देखा है। और जब कोई सरकार विजन और मिशन दोनों के साथ बनती है तो हम विश्व की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनते हैं। आदिवासियों को संविधान ने संरक्षण दिया, लेकिन आज ये हमारे ऑपोजिशन के लोग जो बार बार आदिवासी समाज के बारे में बोल रहे हैं, इन्होंने पिछले 60 वर्षों में इन आदिवासी समाज के भाई और बहनों के लिए कुछ नहीं किया, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। सर, इन्होंने तो आदिवासी लोगों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना भी नहीं की। हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे पार्टी के इंस्पिरेशन हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने देश में पहली बार जनजाति मंत्रालय की स्थापना इस देश में की और तब से सही मायने में आदिवासी समाज को न्याय देने का काम हमारे पार्टी की ओर से हो रहा है। सर, पहली बार देश में 10 ट्राइबल म्यूजियम्स की स्थापना हुई है और इसके कारण आज हमारी जो संस्कृति है और गौरवशाली इतिहास है, इसे केवल हमारे देश के ही नहीं तो विदेश के लोग भी आज देख पा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की है। सर, वो पत्थर क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धराएं प्रतिकूल न हो। यह पंक्तियां बहुत प्रासंगिक है क्योंकि वो नाविक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी कुशलता से आज भारत देश को $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दी है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि 2031 तक हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भी प्राप्त करेंगे। सर, मैं महाराष्ट्र के एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ जिसका नाम है नंदुरबार। नंदुरबार में करीब 70 से 75% लोग आदिवासी समुदाय से हैं। सर, स्वतंत्रता के बाद से 2014 तक वहाँ हमेशा कांग्रेस के सांसद रहे हैं। पहली बार नंदुरबार की जनता ने मुझे वहाँ पे चुन के दिया और इस देश की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद का मुझे प्रतिनिधित्व करने का यहाँ मौका मुझे दिया है। सर, जैसे बाकी आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं हैं, वैसे मेरे क्षेत्र की भी समस्याएं बहुत जटिल थी। हर गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। उसी तरह हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग भी अनेक वर्षों से यह प्रतीक्षा में थे कि उनका भी अपना खुद का मकान हो, जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं। सर, 2016 से पहले हमारे देश में आवास के लिए इंदिरा आवास नाम की योजना थी और ये योजना में लोगों को घर मिलेंगे ऐसा गरीब लोगों को लगता था। बेचारे इसी उम्मीद में जीते थे कि आज नहीं तो कल उनका नाम उस सूची में आ जाए। लेकिन वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी इन सब आदिवासी गरीब लोगों को आवास नहीं मिला। और सर, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस योजना में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं थी, किसी भी प्रकार का मापदंड तय नहीं था। केवल एक पार्टी के लोगों को बार बार, सर, जिनके पास आवास था उनका बार बार नाम सूची में आता था, उन्हीं लोगों को बार बार आवास मिलता था और जो सचमुच जिसको जरूरत है ऐसे लोग इस योजना से वंचित रहे। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ध्यान में ये बात आई तो उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल का निर्णय लिया और हाउसिंग फॉर ऑल का निर्णय लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की
प्रधानमंत्री आवास योजना की उन्होंने निर्मित की। सर, ये जो इंदिरा आवास योजना थी, ये इंदिरा आवास योजना नहीं थी, ये कांग्रेस आवास योजना थी, इसलिए ये सामने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्मित की और पूरी पारदर्शिता से 2011 की जनगणना पे आधारित उन्होंने बेनिफिशियरी की सूची तय की। और केवल यहीं पे नहीं रुके सर, तो जिनका नाम उस सूची से छूट गया था, जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवास की ज़रूरत है, उनका नाम वो सूची में ऐड करने के लिए एक अलग से डी लिस्ट हर ग्राम पंचायत से बना के ग्राम विकास विभाग ने वो मंगवा के उसका स्क्रूटनी करके देश के हर ज़रूरतमंद को, हर गरीब को, हर आदिवासी को, हर दलित को, हर पिछड़े को आवास देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, जनवरी 2023 तक मैं कुछ आंकड़े यहाँ बताना चाहूँगी। जनवरी 2023 तक इस प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.7 करोड़ घरों को मंजूरी मिली है। इसमें से 2.1 करोड़ घर ये बन चुके हैं, आवास तैयार हो चुके हैं, और वो आवास अभी जिन गरीबों का सपना था, उनका सपना यहाँ साकार हो रहा है। सर, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि केवल आवास की नई योजना ही नहीं बनाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो आवास बनाने के लिए लगने वाली राशि वो भी बढ़ाने का काम यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज हमारे आवास के लिए 1.5 लाख रुपए ये योजना के तहत सब गरीबों को यहाँ दिए जा रहे हैं। सर, स्वच्छ भारत के ऊपर हमारे विरोधी पक्ष की एक सांसद यहाँ बोल रही थी कि ODF हमारा देश नहीं हुआ है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ बताना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो कि उनके टाइम पे ये स्कीम स्वच्छ भारत मिशन थी, तो ODF का जो डेफिनेशन इस योजना के अंतर्गत दिया गया था, वो बेसलाइन सर्वे जो उनके समय में हुआ था, उनमें 100% अगर मकान बन गए हैं तो उसको हम ODF कहते थे। जो आज की स्थिति है, कई लोग जो उस सर्वे में नहीं थे और उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें भी शौचालय देने के लिए ODF प्लस योजना की निर्मित हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, और 100% शौचालय हर गरीब को जिसको ज़रूरत है उसको देने का काम यहाँ हमारे देश में हो रहा है। सर, आज तक देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बन चुके हैं, 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बन चुके हैं, और सर 6,03,175 गांव ODF डिक्लेयर हो गए हैं। और ODF प्लस का जो काम है वो अभी बहुत ही फास्ट पेस में यहाँ चल रहा है। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी सर कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके कारण आज हमारे देश में जो लोग डायरिया से, मलेरिया से और इस तरह की बीमारियों से जिनका मृत्यु होता था, उसका प्रमाण आज कम हो गया है। सर, मैं इसी के साथ एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि रोटी, कपड़ा, मकान हर गरीब की ज़रूरत होती है, और हमारे सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर गरीब, हर आदिवासी व्यक्ति को ये तीनों चीज़ें मिले। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे कांग्रेस के साथी आदिवासी लोगों के बारे में बार बार बोलते रहते हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए यहाँ कुछ आंकड़े बोलना चाहूँगी। वो चाहे तो नोट भी कर ले सकते हैं और बाद में जाके वेरीफाई भी कर ले। सर, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जब इनकी सरकार थी 2013-14 में, तब टोटल बजट जो इन्होंने दिया था आदिवासी विकास के लिए वो था ₹4,295 करोड़, और हमारी सरकार 2023-24 में जो बजट आदिवासी समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए दे रही है, वो है ₹12,462 करोड़, जो 3 गुना ज़्यादा आदिवासी समाज के विकास के लिए आज हमारी सरकार ने यहाँ पे बजट दिया हुआ। सर, इतना ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट में भी फंड्स दिए जाते हैं। अभी ये तो हो गया आदिवासी समाज के विकास के लिए, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों को अलग अलग योजनाओं में से जो ट्राइबल डिपार्टमेंट फंड देता है, सर उसकी राशि में यहाँ बोलना चाहूँगी 2013-14 में ₹24,598 करोड़ इनकी सरकार थी तब दिया। हमारी सरकार आने के बाद इस राशि में 5 गुना बढ़ोतरी हुई, 5 फोल्ड। 2023-24 में ₹1,19,509 करोड़ इतना इसके अंतर्गत दिया गया है। सर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी समुदाय के लोगों को समान हक मिले, समान अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान SC और ST समाज के लिए किया है। आज सर
मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वसमावेशी विकास के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को आगे ले जाते हुए आदिवासी समाज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसलिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की निर्मित ये के हर ट्राइबल ब्लॉक में, हर ट्राइबल क्षेत्र में करने का काम अभी हमारी सरकार कर रही है। सर, ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, इसमें इनकी सरकार थी उस समय केवल 119 EMRS शालाएं बनी थी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने 2023 तक 401 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, 4 टाइम्स मोर देन व्हाट दे हैव डन। और सर, जो स्टूडेंट्स ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उसकी संख्या भी मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। 2013-14 में ओनली 34,000 स्टूडेंट्स used to study, and today sir in 2023-24 1.13 lakh students are studying in this eklavya model residential schools. sir, eklavya model residential school जैसे कि उसका नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में ये मॉडल स्कूल्स बनाने का काम यहाँ पे किया हुआ है। सर, मैं मेरे क्षेत्र में, क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है, तो हर ब्लॉक में ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स कहीं बने हैं, कहीं बन रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आज इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से जो बच्चे पास हो रहे हैं वो आज देश के एपेक्स इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हैं, एम्स हो, IITs हो, IIMs हो। और इतना ही नहीं, तो आज देश में होने वाली जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स है, इसमें भी ये बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। मैं मेरे पूरे आदिवासी समाज की ओर से मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को सही मायने में क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ किया है। और आज हमारे लाखों बच्चे केवल हमारे देश में ही नहीं तो देश के बाहर विदेश में भी जाके आज शिक्षा ले रहे हैं। सर, मैंने अभी शिक्षा की बात की, अभी मैं बात करना चाहूँगी स्वास्थ्य की। मैं अभी हमारे सदन के सभी साथियों को एक बीमारी के बारे में बोलना चाहूँगी जो ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। हमारी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम बाय 2047 ये हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है। सर, मैडम, सिकल सेल के कारण कई अलग अलग बीमारियाँ, कई अलग अलग तकलीफ हमारे उन पेशेंट्स को होती है। तो जो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक कैरियर और एक डिजीज़। तो इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग कलर कोडेड कार्ड देने की व्यवस्था भी हमारी इस सरकार ने की है, ताकि जब कोई अगर बीमार हो तो वो कार्ड बता के तुरंत उसे किस प्रकार का सिकल सेल हुआ है और उसे किस टाइप के इलाज की ज़रूरत है वो वहाँ दिखा के इलाज ले सके। मैं यहाँ हमारे विरोधी पार्टी के सभी सांसदों को यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जो सब बहुत हमारी सरकार के खिलाफ हर कोई उठ के बोल रहा है, मेरा आपको सवाल है कि सिकल सेल एलिमिनेशन के लिए आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया? आदिवासी समाज के लिए तो आप बहुत बार बार उठ के बोल रहे हैं, तो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन के लिए आप लोगों ने भी करना चाहिए था, क्योंकि सिकल सेल कोई आज आई हुई बीमारी नहीं है, ये तो जेनेटिक बीमारी है, ये तो वर्षों से चलती आ रही है। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक विजन से आने वाले आगे के समय में किसी आदिवासी व्यक्ति को सिकल सेल ना हो, या अगर सिकल सेल है तो उसका ट्रीटमेंट हो, इसके लिए इस कार्यक्रम की निर्मित एलिमिनेशन का टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। जब मैं आदिवासी लोग और आरोग्य की बात करती हूँ तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो है कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि कुपोषण निर्मूलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोची कि जब हम बोलते हैं कि हमको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण हमको क्या करना चाहिए, तो हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, और इन बच्चों का अगर कुपोषण से मृत्यु हो रहा है तो उसे किस तरह रोके। और इसके कारण देश में हर क्षेत्र में आंगनवाड़ियों का जो नेटवर्क जो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो केवल नाम के लिए था, उस पर प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था।
तो इन आंगनवाड़ियों को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्हें सक्षम करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और 2 लाख आंगनवाड़ियां पूरे देश भर में इस सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जा रही है। इसमें हर वर्ष 40,000 आंगनवाड़ियों की निर्मित यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ साथ मिशन पोषण 2.0 ये भी हमारी सरकार ने शुरू की। इस मिशन पोषण 2.0 का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के साथ स्तनदा माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा पोषण करने वाले प्रथाओं को विकसित करना और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसरण परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। मैडम, ये जो मिशन पोषण 2.0 है, ये सक्षम आंगनवाड़ी महिला व बाल विकास की आखिरी व्यक्ति तक, हमारी माताएं हो, हमारे बच्चे हो, उन तक ये न्यूट्रिशन मिशन पहुंचाने का काम हमारी इस सरकार ने इतने अच्छे ढंग से किया है, जिसका आज मैं आपको आंकड़ों से यहाँ पे बोलना चाहूँगी। हमारे देश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार NFHS 4 में 40.7 था। आज NFHS 5 जो कि हर 5 साल में होता है, उसमें 35.2 हो गया है। मतलब हमारे देश में जो बच्चे हैं उनका मृत्यु दर यहाँ पे कम हो गया है। और इसी के साथ मैं नियोनेटल मॉर्टेलिटी भी बोलना चाहूँगी, जिसमें NFHS 4 में 29.5 पर 1000 लाइव बर्थ था। आज NFHS 5 में 24.9 इतना है, जो कि कम हो गया है। मैं यहाँ और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आंगनवाड़ियों को सक्षम करते समय हम आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी हेल्पर, उनको हम किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ के ये सभी न्यूट्रिशन स्कीम्स आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उनको हमारे देश में 11 लाख स्मार्टफोन्स आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिए गए हैं। 12.5 लाख ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस सच एज इन्फेंटोमीटर, स्टैडियोमीटर, वेइंग स्केल फॉर मदर एंड इन्फेंट, वेइंग स्केल फॉर चिल्ड्रेन हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय स्टेट्स। मैडम, टेक्नोलॉजी के साथ साथ पोषण ट्रैकर, इसका भी यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, जिससे जो माताएं या प्रेग्नेंट मदर्स है और जो कहीं पे अगर माइग्रेट हो रही है तो वहाँ उनको ट्रैक करना आसान हो, इसके लिए पोषण ट्रैकर भी बनाया गया है। आज पोषण ट्रैकर में 10 करोड़ महिलाओं को यहाँ पे रजिस्टर कर लिया गया है। मैडम, मैं यहाँ पे एक चीज़ विशेष रूप से बोलना चाहूँगी कि कई सारे सांसदों ने बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में यहाँ पे बोला। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने बाल विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया था? केवल 90 करोड़। और हमारी सरकार आई, हमने 1600 करोड़ हमारे केवल बाल विकास के लिए दिया है। तो इससे हमारा विजन और इनके विजन में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। हम चाहते हैं हमारे देश के बच्चे सुदृढ़ हो, अच्छा उनका डेवलपमेंट हो, लेकिन ये केवल बोलते हैं। इनके एक्ट में कुछ भी हमको ऐसा नहीं दिखता कि इन्होंने कुछ बच्चों के लिए किया है। मैडम, मिशन वात्सल्य ये एक दूसरी हमारी एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की है, जिसमें which is envisaged to be done by strengthening the institutional framework of child welfare protection committees and the statutory and service delivery structure in all the districts of the country. This scheme also provides for non-institutional care of vulnerable children by way of kinship care, sponsorship, foster care and after care. इस योजना में पहले CPS नाम की इनकी जो योजना थी उसमें 2000 रुपये दिए जाते थे। आज हम लोग 4000 इस योजना में दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, तो इन बच्चों के लिए एक नई उन्होंने स्कीम शुरू की जिसका नाम है PM केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम। और इन सभी अनाथ बच्चों के सही मायने में पालक बने हमारे प्रधानमंत्री जी। आज हमारे देश में जो बच्चे अनाथ हुए हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में हुआ है, उन्हें 10 लाख रुपए, उनकी जब आयु 23 साल होगी तब उन्हें कर लो। मैडम 5 मिनट, मैडम दिस इज इम्पोर्टेंट। 1 मिनट। मैम, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी सरकार गरीब,
किसान, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए समर्पित है और उनकी नीतियों में हमें ये साफ साफ दिखाई देता है। आज हमारे देश में 65% से ज़्यादा लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, 47 से ज़्यादा लोग पूरा एग्रीकल्चर पे निर्भर है। और यहाँ पे हमारे कुछ सांसद साथी एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, तो इन्हें मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूँगी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो इनके समय में शुरू हुई थी, इन्होंने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और हमने कितने लोगों को दिया है वो भी थोड़ा इनको सबको बोलना चाहूँगी मैं। इनके समय 2006-07 से 13-14 में इन्होंने 1160 टोटल परसेंटेज इन्होंने किए थे। हमारी सरकार आने के बाद 2596 ऑलमोस्ट डबल हमने इसमें काम किया है। फिर महिलाओं का पार्टिसिपेशन इनके समय केवल 48% था, हमारी सरकार आने के बाद अभी ये करीब 60% तक जा चुका है। इसी के साथ मैडम जो हम लोग वेजेस पे करते हैं, इनके समय कोई ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं थी जहां हम वर्कर्स को डायरेक्ट पे कर सके, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने 27 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में ये व्यवस्था हमने की हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि गाँव को जोड़ने वाली है, इसमें हमारी सरकार ने 3,53,991 kilometers of road length has been constructed in the country with an amount of rupees 1,87,425 crores. हाँ, मैडम मैं हो गया इसके साथ यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आज कांग्रेस और उनके बाकी साथियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इस सरकार पे लाया है, लेकिन एक आदिवासी भाग की प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इन्हें भले कॉन्फिडेंस ना हो सरकार पे, लेकिन हमारे आदिवासी समाज को मोदी जी और उनकी सरकार पे पूरा कॉन्फिडेंस है। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ और अपनी बात कुछ पंक्तियाँ कह के समाप्त करूँगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।